हेलो, आदाब, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग कनेक्टिव टिश्यू को पढ़ते हैं। कनेक्टिव टिश्यू बहुत बड़ा टॉपिक होता है, तो और आपके शरीर का सबसे मोस्ट अबेंडेंट टिश्यू भी तो है। तो इसी के कारण हम लोग कनेक्टिव टिश्यू को 2 से 3 वीडियोस में खत्म करने की कोशिश करेंगे। देखिए, पहला वीडियो में हम लोग कनेक्टिव टिश्यू का कॉम्पोनेंट्स जानते हैं। ऐसा समझो यार कि कनेक्टिव टिश्यू एक सवैया की तरह है। तो जैसे सेवैया होता है तो उसमें दूध होता है, उसमें सेब होता है और उसमें काजू किशमिश जैसे ड्राइड फ्रूट्स होते हैं। वैसे ही कनेक्टिव टिश्यू में आपका एक दूध वाला कंपोनेंट यानी मैट्रिक्स, सेब वाला कंपोनेंट यानी फाइबर्स और काजू किशमिश यानी एडिशनल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में पहले मेन कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, उसको फ्लोचार्ट के फॉर्म में, फिर उन मेन कंपोनेंट्स को पढ़ लेने के बाद फिर हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू का एक फ्लोचार्ट बनाते हैं। उसके बाद फिर अगले वीडियोस में हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक एक करके फिर लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू एक एक को उठा के हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अभी फिलहाल आप कनेक्टिव टिश्यू का वीडियो देखिए और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ दूसरे लोगों को भी बताइए। मिलते हैं लेक्चर के बाद। टिश्यू को हम लोग बोले थे कनेक्टिव टिश्यू, क्यों बोले थे? क्योंकि इट हेल्प्स इन कनेक्टिंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू देखो, यहाँ पे एक इंसान है, उसका डिफरेंट टाइप का ऑर्गन, ये नर्वस सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, यहाँ पे नर्व फाइबर्स का सिस्टम, सारा सब ये जो पूरा इंसान का शरीर है उसमें जितना भी कनेक्शंस में मदद कर रहा है, कनेक्टिव टिश्यू इज कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज इट हेल्प्स इन कनेक्टिंग डिफरेंट सिस्टम एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, हेल्प्स इन कनेक्टिंग दिस डिफरेंट सिस्टम डिफरेंट सिस्टम स्लैश ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। अब हम डालेंगे गूगली। गूगली सर, गूगली पता है ना क्या है? तो गूगली डालते हैं। कनेक्टिव टिश्यू इज द मोस्ट एबंडेंट टिश्यू ऑफ द बॉडी। कनेक्टिव टिश्यू जो है तुम्हारे शरीर का मोस्ट एबंडेंट टिश्यू है। सर इसमें क्या गूगली था? अब गूगली है टिश्यू ऑफ द बॉडी। यार तेरा वेट क्या है? 72। अरे थोड़ा कम बोल दो, 70 मान लें। 70 तो 72 का कैलकुलेशन थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ना। ठीक है, 70। देखो तुम्हारे शरीर 70 किलो में से उसका 30% निकाल, 21, यानी 21 किलो तुम्हारे शरीर का कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है। देख रहे हो? हालांकि ये सबसे ज्यादा एबंडेंट टिश्यू ऑफ द बॉडी है, लेकिन अगर बॉडी वेट का बात करें तो 30% है। मस्कुलर टिश्यू का बॉडी वेट में कितना कॉम्पोजिशन था? 40 से 50%। वो एबंडेंट टिश्यू नहीं था लेकिन। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चंस को घुमा सकता है अगर हम लोग उस हिसाब से प्रिपेयर करेंगे ना। मान लो जो क्वेश्चन पेपर सेट कर रहा है उसका मान लो दिमाग खराब हो गया, उस रात उसको उसकी बीवी से झगड़ा हो गया और वो सोचा कि हम सारा गुस्सा क्वेश्चन पेपर में उतारेंगे, तो वो ऐसे टाइप का क्वेश्चन सेट करेगा घुमाने वाला। ठीक है, तो मोस्ट एबंडेंट टिश्यू ऑफ द बॉडी, लेकिन ये बॉडी वेट का कितना है? 30%। ठीक है, वहां पे कितना था? 40 to 50%। ठीक, 30% ऑफ द बॉडी वेट। ठीक है, ये 3 पॉइंट फटाक से लिखिए जल्दी से। हाँ? नहीं होगा, हमको लगा था हो जाएगा। नहीं हो गया। देखो अब ये कनेक्टिव टिश्यू एनसीईआरटी कैसे बोलता है वो लिखा है। कनेक्टिव टिश्यू आर मोस्ट अबेंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी टिश्यू इन द बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स एनिमल्स। दे आर नेम्ड कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज ऑफ देयर स्पेशल फंक्शन ऑफ लिंकिंग एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यूज एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ये एनसीईआरटी की लाइन है, हम वही बताएं तुमको। यहाँ से कैसे कंफ्यूजन कर सकता है? बॉडी वेट से कर सकता है कंफ्यूजन, इसलिए हम वो वाला पॉइंट लिखवा दिए। अब हम लोग क्या बोलते हैं ना, कनेक्टिव टिश्यू का टाइप्स पढ़ते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू को ना 3 टाइप में बांटा गया है। कनेक्टिव टिश्यू तुमको हल्का सा जिक्र तो किए थे, एपिथेलियल टिश्यू के नीचे बनाए थे ना कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू को 3 टाइप में बांटा गया। कनेक्टिव टिश्यू को 3 टाइप में। एक टाइप को बोले हम लोग लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। एक को बोले हम लोग डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। और एक को बोले हम लोग स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू को 3 टाइप में बांटा गया है, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। लूज नाम से पता चल रहा है, लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू में तुम खुद सोच के बताओ, 2 चीज था ना, याद करो वहां पे जब हम लोग बेसमेंट में बना रहे थे तो वहां पे बनाए थे 2 चीज था ना, मैट्रिक्स और फाइबर। कनेक्टिव टिश्यू भी वैसे ही बना रहता है। तो तुम बताओ कि लूज कनेक्टिव टिश्यू है तो इसमें मैट्रिक्स ज्यादा होगा कि फाइबर? मैट्रिक्स ज्यादा। मैट्रिक्स होगा ना, दूध ज्यादा होगा सेवई से, ठीक है, तब ना लूज होगा। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू में मैट्रिक्स ज्यादा, फाइबर कम। फिर डेंस कनेक्टिव टिश्यू, इसमें क्या होगा? उल्टा, फाइबर ज्यादा, मैट्रिक्स कम।
समझ आया? और एक हुआ स्पेशलाइज्ड, स्पेशलाइज्ड को बोलते हैं, अलग करते हैं। देखो लूज कनेक्टिव टिश्यू को फिर उसका दो मतलब जो एक्सटेंशंस होता है एग्जांपल्स, उसको हम लोग नाम बांटते हैं एरियोलार टिश्यू और एडिपोज टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू में और आता है एरियोलार टिश्यू और एडिपोज टिश्यू, ठीक है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू को फिर को हम लोग बांटते हैं डेंस रेगुलर, डेंस इरेगुलर, डेंस रेगुलर टिश्यू, डेंस इरेगुलर टिश्यू, ठीक है। और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू को फिर हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं, एक को बोलते हैं हम लोग स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू और एक को बोलते हैं हम लोग फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में आ जाता है बोन और कार्टिलेज और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में आ जाता है ब्लड। समझ आया? ये इसका कुल मिला के क्या बोलते हैं डिफरेंशिएशन फैक्टर है। ये अभी हम लोग नहीं, अगले क्लास में हम लोग लिख के समझेंगे, अभी हम तुमको बस समझा दे रहे हैं, समझिए। ब्लड वाला जो कंपोनेंट है वो वाला हम लोग पढ़ेंगे अपना सर्कुलेशन वाले चैप्टर में। सर्कुलेशन में हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग जितना का जिक्र किए, एरियोलार टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, डेंस रेगुलर टिश्यू, डेंस इरेगुलर टिश्यू और स्केलेटल स्पेशलाइज्ड में आया था ना स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, तो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में आया बोन और कार्टिलेज, तो बोन और कार्टिलेज इतना टिश्यू में पढ़ेंगे, सॉरी ब्लड वाला अगले चीज में पढ़ेंगे। तो ये सर कनेक्टिव टिश्यू का टाइप्स हो गया। और अगर हम लोग बोलते हैं कि ये सर ये कनेक्टिव टिश्यू का तो आप टाइप्स बता दिए, कनेक्टिव टिश्यू बना किससे है? बना किससे? तो कनेक्टिव टिश्यू का कंपोनेंट्स क्या क्या है? तो कनेक्टिव टिश्यू बना है वो तीन, इसमें जनरली तीन कंपोनेंट्स होते हैं। एक को बोले हम लोग, एक तो हुआ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स वो जो दूध वाला मैट्रिक्स हुआ, तो मैट्रिक्स वही होगा जो वहां पे बता दिए वही होगा। मैट्रिक्स वहां पे किससे बना हुआ था? म्यूकोपॉलीसैकेराइड से बना हुआ था ना। म्यूकोपॉलीसैकेराइड किसका क्या था? हाइलुरोनिक एसिड था ना। तो यहाँ पे भी मैट्रिक्स किससे बना होगा? म्यूकोपॉलीसैकेराइड, दैट इज कॉल्ड हाइलुरोनिक एसिड, ठीक। उसके बाद इसके अंदर फाइबर्स होता है, फाइबर्स होता है, फाइबर्स का जो बोले ना सेवैया वाला, तो फाइबर्स होता है। इसमें जनरली दो टाइप का फाइबर आता है, बहुत सारा आता है। एक को बोलते हैं कोलाजन फाइबर, एक को बोलते हैं हम लोग इलास्टिक फाइबर। कोलाजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर, और एक और हम लिखवाए थे, याद करो वहां पे क्या लिखा है? रेटिकुलर फाइबर। तो एक और इसका टाइप होता है रेटिकुलर फाइबर। कोलाजन फाइबर को हम लोग बोलते हैं व्हाइट फाइबर, व्हाइट कनेक्टिव फाइबर, क्योंकि इसका जो अपीयरेंस होता है व्हाइट होता है। इलास्टिक फाइबर जो है उसको हम लोग बोलते हैं येलो फाइबर। कोलाजन को बोले व्हाइट, इलास्टिक को बोले येलो। और रेटिकुलर फाइबर जो होता है सर वो पाया जाता है तुम्हारे लिम्फ के नोड्स में। लिम्फ नोड्स में ना यही रेटिकुलर फाइबर का एक्यूमुलेशन हो जाता है। लिम्फ बनता है ना तुम्हारे शरीर में, मिडिल मैन, वहां पे पाया जाता है। तो सब बताएंगे अगली क्लास। उसके बाद मैट्रिक्स बता दिए, फाइबर्स बता दिए। सेल्स, इसमें डिफरेंट टाइप का सेल्स होता है। सेल्स में सबसे पहले आता है फाइब्रोब्लास्ट सेल। क्या होता है? फाइब्रोब्लास्ट सेल। फाइब्रोब्लास्ट सेल नाम से पता चल रहा है, फाइब्रोब्लास्ट यानी ये क्या बनाएगा? फाइबर्स को बनाएगा। इसके अंदर जितने सारे फाइबर्स है ना उसका सिंथेसिस कौन करेगा? फाइब्रोब्लास्ट सेल। प्लस ये मैट्रिक्स का भी सिंथेसिस करेगा, ठीक है। उसके बाद इसमें आया मैक्रोफेज सेल्स। मैक्रोफेज सेल्स को हम लोग बोलते हैं स्कैवेंजर सेल्स, अभी बताए थे। वो फैगोसाइटिक का प्रॉपर्टी करेगा। डिफरेंट ऑर्गन में इसका डिफरेंट नाम होता है। जैसे ब्रेन में अभी हम लोग इसको नाम दिए क्या? माइक्रोग्लियोसाइट। लिवर में इसको बोलते हैं कफर सेल्स, ठीक है। लंग्स में बोलते हैं इसको डस्ट सेल्स। स्प्लीन में बोलते हैं रेटिकुलर सेल्स, अगली क्लास में। फिर एक हुआ मास्ट सेल। मास्ट सेल जो है, इसको मास्ट सेल नहीं है, ये है मस्त सेल। एकदम मस्त रहता है क्योंकि जहां पे भी आपको चोट लगा यही मस्त काम करता है। ये जाके तीन चीज का रिलीज करता है। एक को बोलते हैं हम लोग हिस्टामिन, एक को बोलते हैं हम लोग सेरोटोनिन, और एक को बोलते हैं हम लोग हेपैरिन। हिस्टामिन क्या करता है? वेसल्स को डायलेट कर देता है। सेरोटोनिन क्या करता है? वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। और एक बोले हेपैरिन, वो क्या करता है? ब्लड में एंटीकोगुलेंट की तरह काम करता है। एंटीकोगुलेंट यानी कोगुलेशन ना हो उस पॉइंट, ठीक है। और एक हुआ प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल जो रहता है ये तुम्हारे खून में प्रेजेंट होता है, और यही जाके तुम्हारे, इसको हम लोग कार्टविल सेल्स भी बोलते हैं। इसको हम कार्टविल सेल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें क्रोमाटिन जो होता है ना, क्या बोलते हैं, क्या बोले, काट को क्या बोलेंगे हिंदी में? काट, अरे देखियो ना घोड़ा गाड़ी, हाँ जो भी उसका चक्का देखियो, चक्का, हाँ ऐसे व्हील्स होता है ना। तो जैसे क्रोमाटिन हुआ ना, इसमें वो क्रोमाटिन इस टाइप का अरेंजमेंट हो जाता है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे कार्टविल सेल्स। प्लाज्मा सेल्स आगे चल के बन जाता है बी सेल में और टी सेल में। सर बी सेल क्या है और टी सेल क्या है? बी सेल बनाता है तुम्हारे शरीर में एंटीबॉडीज, और टी सेल्स जो होता है वो तुम्हारे सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स में मदद करता है। यानी कि इसकी मदद से हम तुमको ह्यूमन हेल्थ भी रिलेट कर दें, ठीक है। इतना कनेक्टिव टिश्यू का जब हम लोग बात किए तो कनेक्टिव टिश्यूज को क्या बोले कि ये कनेक्टिव टिश्यू इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये डिफरेंट ऑर्गन्स और सिस्टम्स को कनेक्ट करने में मदद करता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बोले थे कि कनेक्टिव टिश्यू हमारे शरीर का मोस्ट एबंडेंट टिश्यू है। सबसे ज्यादा अमाउंट में जो टिश्यू प्रेजेंट है वो कौन सा टिश्यू है? कनेक्टिव टिश्यू। लेकिन सबसे ज्यादा एबंडेंट होने के बावजूद, सबसे ज्यादा एबंडेंट होने के बावजूद इस बॉडी वेट का 30% ही ऑक्युपाई करता है। अरे हाँ कि ना बोल। उसके बाद हम लोग कनेक्टिव टिश्यूज का टाइप्स पढ़े थे, जो ये वाला टाइप्स पढ़े थे, क्लासिफिकेशन। इसमें हम लोग तीन टाइप पढ़े। सबसे पहले पढ़े लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। देखो लूज कनेक्टिव टिश्यू जो होगा, लूज कनेक्टिव टिश्यू हम लोग जैसे पढ़े थे एपिथेलियल टिश्यू में, तो हम लोग पढ़े थे एपिथेलियल टिश्यू लाइज ऑन अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू। हाँ, तो वहां पे बेसमेंट मेम्ब्रेन हो रहा था। अरे हाँ कि ना बोले यार। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन का वो कंपोनेंट जो कनेक्टिव टिश्यू को फेस कर रहा था उसको हम लोग क्या नाम दे रहे थे? फाइब्रस लैमिना।
एपिथेलियल के नीचे था बेसल लैमिना, कनेक्टिव टिश्यू को जो फेस कर रहा था उसको क्या बोल रहे थे, फाइब्रस लैमिना। और फाइब्रस लैमिना किससे बना हुआ था जी, म्यूकोपॉलीसैकेराइड का मैट्रिक्स। मैट्रिक्स किससे बना हुआ था, मैट्रिक्स ऑफ म्यूकोपॉलीसैकेराइड, जो बना हुआ था हाइल्यूरोनिक एसिड। अरे हाँ कि ना बोले यार, ये बताए थे ना। और उसमें 2 फाइबर था, कोलाजन और रेटिकुलर फाइबर। अरे था कि नहीं। तो इसमें भी जो कनेक्टिव टिश्यू का, बस आपको वही चीज याद रखना है, कनेक्टिव टिश्यू में भी जो बना हुआ है, मैट्रिक्स से बना हुआ है, फाइबर्स से बना हुआ है, और कुछ कुछ सेल्स इसमें प्रेजेंट होता है। इसका कंपोनेंट्स का जब जिक्र करें तो मैट्रिक्स से बना हुआ है, फाइबर से बना हुआ है, और कुछ कुछ डिफरेंट टाइप का सेल्स होता है। तो जब अब आप बताइए, इसको हम पहले क्लासिफिकेशन जब कर रहे हैं तो हम इसको बांट रहे हैं 3 चीज में। किस किस 3 चीज में सर बांट रहे हैं आप, एक चीज में बांट रहे हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू, एक चीज में बांट रहे हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और एक और चीज में बांट रहे हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो अब आप खुद सोच के बताइए, लूज कनेक्टिव टिश्यू, इसमें कोई चीज लूज होगा, इसमें मैट्रिक्स ज्यादा होगा कि फाइबर, मैट्रिक्स ज्यादा होगा तभी ना वो लूज होगा जी। अरे हाँ कि ना बोले यार। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू में मोर मैट्रिक्स लेस फाइबर। उसके बाद कोई सी चीज का डेंस कनेक्टिव टिश्यू, इसमें मैट्रिक्स ज्यादा होगा कि फाइबर, इसमें ज्यादा होगा फाइबर। फाइबर जो सेवैया में सेवैया वाला ही कंपोनेंट ज्यादा होगा, दूध कम होगा, तब ना वो डेंस बनेगा। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर्स ज्यादा, दूध कम, यानी मैट्रिक्स कम। ठीक है। अब देखो ये फाइबर्स अगर अरेंज है एक रेगुलर पैटर्न में, अगर ये फाइबर्स जो उसके अंदर सेवैया वाला जो सेवैया एकदम रेगुलर पैटर्न में अरेंज्ड है, तो उसको हम लोग बोलेंगे डेंस रेगुलर। क्या बोलेंगे, डेंस रेगुलर। और अगर ये एकदम इरेगुलर पैटर्न में छितरा छितरा के प्रेजेंट है, तो उसको हम लोग बोलेंगे डेंस इरेगुलर। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू में क्या बोले, डेंस कनेक्टिव टिश्यू में बोले कि फाइबर्स ज्यादा, मैट्रिक्स कम। अब ये जो इसके अंदर का फाइबर्स है, अगर एक रेगुलर पैटर्न में होगा तो उसको बोले डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, अगर इरेगुलर पैटर्न में होगा तो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव। अरे समझ आया। अब डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में एनसीईआरटी बोलता है टेंडन्स और लिगामेंट का। ठीक है, इसको हम लेकिन थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाके हम लोग इसको पढ़ेंगे, टेंडेंस और लिगामेंट को। ठीक है, इसका और डेंस इरेगुलर का एग्जांपल नहीं बोलता है, एग्जांपल कुछ बोला ही नहीं है, बस ड्राइंग बना के दे दिया। तो हम लोग इसको समझना हम लोग का कर्तव्य है, तो हम लोग अपना कर्तव्य निभाएंगे, इसको अच्छा थोड़ा से समझेंगे। अब अगर हम लोग लूज कनेक्टिव टिश्यू का बात किए हैं, तो इसको हम लोग 2 टाइप में बांटते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू को। एक को बोलते हैं हम लोग एरियोलार टिश्यू, एक को बोलते हैं हम लोग एडिपोज टिश्यू। एरियोलार टिश्यू और एडिपोज टिश्यू। अब आप खुद ही सोच के बताइए, हमारा स्किन है, पूरा स्किन का चित्रा चित्री कर दी हम लोग टिश्यू जान के, अरे हाँ कि ना किया है ना। तो स्किन के नीचे जो कनेक्टिव टिश्यू होता है ना, वो जनरली लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, वो या तो एरियोलार होता है या तो एडिपोज होता है। ठीक है, बीनीथ द स्किन। ठीक है, तो लूज कनेक्टिव टिश्यू का मतलब टाइप्स हो गया एरियोलार टिश्यू और एडिपोज टिश्यू। और डेंस कनेक्टिव टिश्यू का टाइप हो गया डेंस रेगुलर टिश्यू, डेंस इरेगुलर टिश्यू। और इन दोनों मेन है, इसके एक्सेप्शंस में चलता है अपना स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। इसको ये नाम ही है स्पेशलाइज्ड, यानी एक्सेप्शन में चलता है। इसमें 2 टाइप आता है, एक को हम लोग बोलते हैं स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, इसमें मैट्रिक्स हार्ड हो जाता है, एकदम मैट्रिक्स हार्ड हो जाता है, इसलिए बोलते हैं ना हड्डी में मैट्रिक्स, देख रहे हो हड्डी एकदम मजबूत है, तो मैट्रिक्स हार्ड हो जाता है, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। इसके अंदर आता है बोन और कार्टिलेज, इसके अंदर आता है सर बोन और कार्टिलेज। और एक और है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में आ जाता है अपना ब्लड। अब देखिए ब्लड वाला जो कंपोनेंट है, ये हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम में, ब्लड का पूरा एकदम अच्छे से यहां तक, यानी कार्टिलेज एंड बोन तक, यानी हमें पढ़ना है एरियोला टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, टेंडेंस, लिगामेंट, डेंस इरेगुलर टिश्यू, कार्टिलेज और बोन। ये कनेक्टिव टिश्यू का बेसिक पार्ट्स है। समझ आया। चलिए ड्राइंग बनाइए, क्लासिफिकेशन ये वाला हम इस टाइप से बना दिया। एनसीईआरटी में जो है, एनसीईआरटी में इसे पैराग्राफ फॉर्म में दिया है, इसलिए कंफ्यूजन होता है, तो जल्दी से बना लीजिए। सब सब्जेक्ट चालू हो गया जी, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है क्या? बहुत डीप हो। अरे तो तब अभी तो मतलब क्या बोले, वो स्टार्ट होगा ना, स्टार्ट में, इसलिए थोड़ा डीप जा रहे हैं। धीरे धीरे अपने सिलेबस का प्रेशर होगा तो हम लोग भी करने नहीं होगा ऐसा। अरे देखो तुम लोग को सब कुछ का सॉल्यूशन है, जितना तुमको लग रहा है जैसे है, सबसे इंपॉर्टेंट है तुम टीचर से बात करो, जैसे तुम हमको बोले वैसे वो उन सर को क्यों नहीं बोल पाते हो। हाँ ठीक है, चलो जो भी होगा उनको कंफर्टेबली अपना मैसेज को कन्वे करो, और अगर उनको कन्वे नहीं हो रहा है तो उनके ऊपर जो है उनको करो, अपना बात लेकिन रखो। ठीक है, तुम्हारा सिलेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो
समझा रहे थे ना, धीरे धीरे हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम दो। एक एक चीज में किसी को जज नहीं कर सकते ना, है ना, कि तो सब लोग थोड़ी जडेजा होता है कि आके पहले बॉल पे छक्का। कोई कोई थोड़ा सेटल लेता है ना विराट कोहली की तरह, उसके बाद ना मारेगा। ठीक है, तो आराम से धीरे धीरे हो जाएगा, हम लोग वो सर भी पकड़ लेंगे, ऐसा नहीं है। अरे बहुत टाइम है यार, तुम लोग सही टाइम पे आ गए। थोड़ा सा जो पीछे था मेरा सिलेबस तो टेंशन नॉट, आराम से खत्म होगा। तो टिश्यू खत्म ही होने वाला है, इसके बाद कॉकरोच। तुम लोग का टेस्ट जो होगा माइलस्टोन 26 को होगा, उससे पहले हम शायद ब्रीथिंग भी खत्म कर दे। तुम टेंशन क्यों ले? अगर मेरा क्लास है 26 जून सीटी टेस्ट होगा, वो तो हम ही बनाएंगे ना, तो उसका टेंशन क्यों? ठीक, बन गया बन गया, आगे बढ़े। ठीक है चलिए, अब देखिए, अब हम लोग को अगर इसका क्लासिफिकेशन एक एक अंदर जानना है, पूरा अंदर तक एक एक ये जानना है कि इस क्लासिफिकेशन में हर एक टिश्यू का टाइप कैसा है, क्या उसके अंदर का कॉम्पोजिशंस है, तो इसके कारण हमको क्या जानना पड़ेगा कि एक्चुअली कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो कंपोनेंट्स है वो क्या क्या है। तो हम अभी कंपोनेंट्स के बारे में बताएं क्या क्या होगा इसमें। एक होगा सर मैट्रिक्स, एक होगा इसमें कुछ फाइबर्स, और कुछ कंपोनेंट होगा सेल्स का। ठीक है, तो होगा मैट्रिक्स, फाइबर्स और सेल्स। अब देखिए मैट्रिक्स के बारे में हम बता दिए अभी, मैट्रिक्स जो बना होगा किससे बना होगा? म्यूकोपॉलीसैकेराइड नोन एज कौन सा? हाइलुरोनिक एसिड। अरे सुना है कि नहीं? अरे हाँ कि ना बोले यार, लड़की लोग तो सुनी ही होगी। हाइलुरोनिक एसिड ब्यूटी प्रोडक्ट्स में होता है। अरे याद आया, हाँ। अब देखो तुम्हारे स्किन के नीचे, स्किन क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है, सॉरी एपिथेलियल टिश्यू है, उसके इट लाइज ऑन अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू, और वहां पे कनेक्टिव टिश्यू में, और तो यानी कि जो इसका मैट्रिक्स है वो किससे बना है? हाइलुरोनिक एसिड से। तो जब जब तुम लगा रही हो सनस्क्रीन, जब जब तुम लगा रही हो क्या क्या जो भी, तो वो क्या कर रही हो? आर्टिफिशियली रिजुविनेट कर रही हो हाइलुरोनिक एसिड को। ठीक है, बोलते हैं ना जब भी, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, मेकअप लगाते हैं तो पहले मुंह को धोते हैं ताकि पोर्स खुल जाए, उसके बाद फिर कुछ लगाया जाता है। अरे होता है ना जी लड़की लोग, हाँ होता है ना, मुंह धो के कुछ किया जाता है ना। लड़का लोग यू कांट कनेक्ट, आई फील यू ब्रो, ठीक है लेकिन लड़की लोग समझ रहे, ठीक है। तो मुंह धो के करते हैं ना, तो क्यों? ताकि आर्टिफिशियली वही जो हाइलुरोनिक एसिड का जो कंपोनेंट है उसको रिजुविनेट कर रहे हैं। समझ आ रहा है? वहां से कनेक्ट करिए। तो मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इसमें किससे बना है सर? एक बना है म्यूकोपॉलीसैकेराइड से। म्यूकोपॉलीसैकेराइड, सैकेराइड। म्यूकोपॉलीसैकेराइड का मतलब पता है ना जी? नहीं पता है? नहीं पता है, कोई बात नहीं, हम पढ़ाएंगे, बायोमोलिक्यूल्स में सब पढ़ाएंगे। अभी समझ लीजिए, पॉलीसैकेराइड यानी किसका कंपोनेंट होगा? कार्बोहाइड्रेट का कंपोनेंट है। ठीक है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड नोन एज हाइलुरोनिक एसिड। इसका जिक्र सर कहीं और आएगा? हाइलुरोनिक एसिड का आएगा कहीं और? कहाँ आएगा? बायोमोलिक्यूल्स में तो आएगा ही, और कहाँ आएगा? रिप्रोडक्शन में, जोना पेलुसिडा लेयर में, मेड अप ऑफ हाइलुरोनिक एसिड। तो जो स्पर्म होता है उसमें होता है एक्रोसोम, एक्रोसोम में प्रोटीन होता है एक्रोजीन, और एक्रोजीन प्रोटीन का कंपोनेंट होता है हाइलुरोनिडेज, जो हाइलुरोनिक एसिड को क्लीव करके स्पर्म का मुंडी को घुसाता है वो में। अरे हाँ कि ना बोले यार, यही होता है ना जी। ठीक है, तो वहां भी आएगा। ठीक है, अब देखिए उसके बाद हम लोग जब मैट्रिक्स का जिक्र कर लिया, फाइबर्स में जब आते हैं तो फाइबर्स इसमें हम लोग बोलते हैं कोलाजन फाइबर, और बोलते हैं इलास्टिक फाइबर। एक और कोई फाइबर का नाम बताए थे, क्या होता है? रेटिकुलर फाइबर। तीन एक और होता है रेटिकुलर फाइबर, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, इसलिए हम इसमें नहीं डाले थे, लेकिन एनसीईआरटी में कहाँ पे दिया हुआ है पता है? लिम्फ नोड्स में। लिम्फ नोड्स कहाँ पढ़ना है पता है? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में। वहां याद है एक ठो ऐसे करके स्ट्रक्चर बना हुआ है, नस नस निकल के वहां पे लिम्फ लिम्फ बना हुआ है। अरे याद आ रहा है जी? ठीक है, तो वहां रेटिकुलर का जिक्र है। ठीक है सर, और इसके अंदर ये तो मैट्रिक्स समझ में आ गया सर। फाइबर्स में क्या क्या होगा? कोलाजन होगा सर, इलास्टिक फाइबर होगा सर, और रेटिकुलर फाइबर होगा। और उसके अंदर कुछ कुछ सेल्स होगा। उन सेल्स का हम लोग यहाँ पे जिक्र किए हैं। एक को बोले फाइब्रोब्लास्ट सेल, एक को बोले हम लोग मैक्रोफेज सेल, एक को बोले हम लोग मास्ट सेल। मास्ट सेल है लेकिन बहुत मस्त काम करता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं मस्ट सेल। ठीक है, मस्ट सेल। और एक है प्लाज्मा सेल। ठीक है, इसी में एक और चीज आ जाता है एडिपोसाइट सेल, लेकिन वो स्पेशली दिखता है एडिपोस टिश्यू में, तो उसको हम एडिपोस टिश्यू में बताएंगे, एडिपोसाइट सेल्स। और क्या आ जाता है सर? और आ जाता है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स किसको बोलते हैं? डब्ल्यूबीसी का कंपोनेंट को बोलते हैं ना, तो लिम्फोसाइट्स आ जाता है। ठीक है, अब हमको क्या करना है? अब हमको क्या करना है? हमें एक एक करके सबको उठाना है, बढ़ना है। तो हम लोग क्या करेंगे? पहले सेल्स को उठाएंगे, एक एक करके सेल्स को उठाएंगे और जानेंगे कि एक एक चीज का सर फंक्शन क्या है। अगर सेल्स पूरा समझ में आ जाएगा, उसका पूरा मैट्रिक्स तो समझ में आ गया,
सेल समझ में आ जाएगा और उसके बाद फाइबर्स का भी फंक्शन समझ आ जाएगा, तब आपको कनेक्ट करने में आसानी होगी। तो पहले एक एक करके उठाएंगे, पहले फटाक से बना लीजिए। कंपोनेंट्स में बांटे तो 3 कंपोनेंट हुआ सर फाइबर्स, एक दूसरा कंपोनेंट हुआ अपना मैट्रिक्स और तीसरा कंपोनेंट हुआ सेल्स। Matrix is made up of mucopolysaccharide, fibers are made up of 3 parts, collagen fiber, elastic fiber, reticular fiber। सेल्स में हम लोग पढ़ेंगे फाइब्रोब्लास्ट सेल, मैक्रोफेज सेल, मास्ट सेल, प्लाज्मा सेल और 2 टाइप का सेल होता है, लिम्फोसाइट सेल्स और एडिपोसाइट सेल्स। जल्दी छापो। क्या करेंगे, एक एक करके एक एक सेल्स को उठाएंगे और उसको हम लोग समझेंगे। चलिए, सबसे पहले कौन सा सेल था, फाइब्रोब्लास्ट सेल। फाइब्रोब्लास्ट सेल, ठीक है। देखिए फाइब्रोब्लास्ट सेल का पहले हम आपको रफ ड्राइंग बना के दिखाएं अगर, तो इसका ड्राइंग होगा ऐसे। एक सेल का कंपोनेंट इधर, एक सेल का कंपोनेंट इधर, और इसमें साइटोप्लाज्म क्या हो रहा है, ब्रांच हो रहा है ना। तो एक सेल इधर एक सेल इधर, ठीक है, दोनों के बीच में ब्रांचिंग है। लेकिन देखो एक थोड़ा मोटा एक थोड़ा पतला है ना, एक थोड़ा मोटा एक थोड़ा पतला। तो ये सेल्स में एक चीज को ध्यान रखना है, एक सेल जो रहेगा वो थोड़ा ज्यादा थिक रहता है, ठीक है। फाइब्रोब्लास्ट सेल, अब ये नाम से पता चल रहा है सर, फाइब्रोब्लास्ट ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, तुम्हारे जितने सारे फाइबर्स है ना जी, वो फाइबर्स का सिंथेसिस करेगा। तो सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट फाइबर्स। बहुत धीरे चल रहा है बोर्ड, ठीक है। उसके बाद सर और क्या करेगा, ये क्या करेगा, जितना जो दूध वाला कंपोनेंट था यानी मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का भी सिंथेसिस यही करेगा। फाइब्रोब्लास्ट सेल्स हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ मैट्रिक्स। अब देखिए ये इसमें क्या है, ब्रांच्ड साइटोप्लाज्म है ना, तो ये भी लिख देते हैं ब्रांच साइटोप्लाज्म। हम क्या बोले, हम बोले कि इसमें जो सेल्स का जो ये कंपोनेंट है, इसमें क्या है, 2 सेल्स का जो कंपोनेंट है, इसमें साइटोप्लाज्म क्या है, ब्रांच है। इसका मेन फंक्शन क्या है, नाम से पता चल रहा है, फाइब्रोब्लास्ट सेल, यानी ये क्या करेगा, फाइबर्स का सिंथेसिस करेगा और मैट्रिक्स का सिंथेसिस करेगा। अब समझिए सिंथेसिस कैसे करेगा, पहले सुनो। देखो जब ये फाइब्रोब्लास्ट सेल यंग है, ठीक है, जैसे ये फॉर्मेशन हुआ और जब ये यंग है तब ये अपना ये काम कर लिया, ठीक है, सिंथेसिस वगैरह, मतलब जैसे ये इसका जन्म हुआ ये अपना काम वाम कर लिया, ठीक है। उसके बाद जैसे ये एडल्ट में बन जाता है ना, एडल्ट जैसे फाइब्रोब्लास्ट यानी कि थोड़ा टाइम हो गया, उसका सिंथेसिस हो गया, तो ये अपने आप को डिफरेंशिएट कर लेता है। सर डिफरेंशिएट का मतलब क्या हुआ, पहले गंगाधर राव होगा, घूम के शक्तिमान बन जाएगा। फिर समझ में आया ना, गंगाधर राव शक्तिमान देखा था ना जी, गंगाधर राव ऐसे था और अचानक से शक्तिमान बन जाता था, हाँ ना, घूम के, तो वही समझ लो। पावर रेंजर्स देखा होगा, एसपीडी इमरजेंसी, तुरंत बन गया पावर रेंजर, वही, ठीक है। पहले ये अपना काम कर लिया ये वाला, उसके बाद पावर रेंजर बन गया, पावर रेंजर बन के क्या कर गया, इसका पावर्स और बढ़ जाएगा। क्या बन जाएगा, ये अपने आप को डिफरेंशिएट करके बना लेगा ऑस्टियोब्लास्ट सेल में और कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल में। सर ये क्या बोल दिए, सुनो, देखो जहां पे भी सफिक्स ब्लास्ट आया, कोई भी सेल के बाद अगर सफिक्स ब्लास्ट आया, ब्लास्ट, ब्लास्ट का मतलब हुआ फॉर्मेशन, ठीक है। जहां पे भी सफिक्स आया साइट, CYTE, साइट, तो उसका मतलब हुआ मैच्योर्ड सेल, मैच्योर कोई सेल जो है उसके अंदर मैच्योरेशन हो गया है, तो साइट। और जहां पे भी सफिक्स क्लास्ट आया, CLAST, क्लास्ट, क्लास्ट का मतलब हुआ कट 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 काटना, यानी कि डिग्रेडिंग सेल्स, डिग्रेडिंग सेल्स। अरे समझ आया, यानी कि जब हम बोल रहे हैं हड्डी को, हड्डी का स्टडी को क्या बोलते हैं, ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं ना, ऑस्टियोलॉजी। तो जब हम लोग हड्डी के सेल्स के बारे में बात करें तो उसको हम लोग बोले ऑस्टियो, ठीक है। तुम जब बोले ऑस्टियोब्लास्ट यानी क्या हुआ, बोन फॉर्मिंग सेल। अरे समझ आया, हाँ। फिर हम जब बोले ऑस्टियोसाइट यानी बोन का मैच्योर सेल्स, अरे समझ आया। और जब हम बोले ऑस्टियोक्लास्ट मतलब बोन डिग्रेडिंग सेल्स, अरे समझ आया, हाँ। ऐसे ही कार्टिलेज के लिए टर्म यूज करते हैं कॉन्ड्रियो, कार्टिलेज के लिए हम लोग क्या टर्म यूज करते हैं, कॉन्ड्रियो। तो कॉन्ड्रियो के लिए जब हम लोग बोले कॉन्ड्रियोब्लास्ट मतलब क्या हुआ, कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल। जब हम लोग बोले कॉन्ड्रियोसाइट तो क्या हुआ, मैच्योर कार्टिलेज सेल। जब हम लोग बोले कॉन्ड्रियोक्लास्ट तब मतलब क्या हुआ, कार्टिलेज डिस्ट्रॉइंग सेल। अरे समझ आया,
तो ये जब पावर रेंजर बन जाता है, यानी अपने आप को डिफरेंशिएट कर लेता है, तो ये बन जाता है ऑस्टियोब्लास्ट में और कॉन्ड्रियोब्लास्ट में। मतलब कि ये बनाने लगेगा बोन फॉर्मिंग सेल्स को और कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स को। अरे समझ आया? अब जो ओल्ड सेल्स होगा इसमें, जो मैच्योर सेल्स है, जो इस ओल्ड सेल्स है, वो कुछ काम नहीं करेगा, बस प्रेजेंट रहेगा। तो इसका लाइफ साइकिल कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, चलिए तो इसको लिखते हैं। अब हम लोग इसमें क्या बोले, सिंथेसिस कर लिए। ठीक है, ये तो ये करेगा अपना यंग सेल्स, न्यू सेल्स। फिर के बाद और पॉइंट यहाँ लिख रहे हैं, इसको हम लोग शुरुआत में बोले अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, क्योंकि ये डिफरेंशिएट नहीं हुआ है, अनडिफरेंशिएटेड सेल, ये डिफरेंशिएट नहीं हुआ है। इसको हम ऐसे एरो करके दिखा रहे हैं, समझ जाना, अनडिफरेंशिएटेड सेल। और ये अनडिफरेंशिएट है, उसके बाद ये बन जाएगा डिफरेंशिएट इनटू ऑस्टियोब्लास्ट एंड कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल। ठीक है, बस इतना काफी है इसके। लीजिए ब्लास्ट वाला यहाँ पे लिख देते हैं हम, ब्लास्ट साइट, ऊपर करके कॉपी में कहीं लिख लीजिए क्लास्ट। तो हम लोग बोले फॉर्मिंग सेल्स, फॉर्मिंग सेल, साइट को बोले मैच्योर सेल, प्योर सेल, लास्ट को बोले डिग्रेडिंग सेल, डिग्रेडिंग सेल। ये टर्म अब कंटिन्यूअसली आएगा। चलिए हो गया जी, आगे बढ़े? अरे बढ़े कि नहीं? चलो अब हम, अरे इसमें कहाँ आ गया, अब हम लोग दूसरा सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। मैक्रोफेज के बाद कौन सा सेल था, कौन सा, अच्छा मैक्रोफेज आ गया। इसके बाद कौन सा सेल्स था? फाइब्रोब्लास्ट के बाद मैक्रोफेज था ना, तो मैक्रोफेज। चलो मैक्रोफेज के बारे में पहले समझो, फिर लिखते हैं। देखो देखो मैक्रोफेज सेल्स जो होता है ना, तुम्हारे शरीर का समझ लो फैगोसाइटिक सेल्स होता है। ठीक है, फैगोसाइटिक सेल्स होता है, यानी कि जो डेड हो गया सेल्स या अनयूज सेल्स जो तुम्हारे शरीर के डिफरेंट ऑर्गन्स में प्रेजेंट है, तुम्हारे शरीर के डिफरेंट ऑर्गन्स में जो डेड और अनयूज सेल्स प्रेजेंट है, उसको क्या कर लेगा, ये फैगोसाइटोसिस कर लेगा। फैगोसाइटोसिस का मतलब समझता है ना, सॉलिड चीज को किसी को अंदर लेते हैं तो उसको फैगोसाइटोसिस बोलते हैं, और अगर लिक्विड चीज को अंदर लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। फैगो में भी तो अंदर ही ले रहे हैं। हाँ बिल्कुल 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 सही बोली। सेल ईटिंग को बोलते हैं हम लोग फैगोसाइटोसिस, और सेल ड्रिंकिंग को बोलते हैं ड्रिंकिंग पिनोसाइटोसिस। ठीक है, पिनोसाइटोसिस। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, जब हम लोग बोल रहे हैं फैगोसाइटोसिस, तो फैगोसाइटोसिस का मतलब हुआ कि जो डेड अनयूज सेल्स होगा उसको वो फैगोसाइटोसिस करके अपने अंदर ले लेगा। ठीक है, इसी के कारण इसका नामकरण हम लोग करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्कैवेंजर सेल्स। क्या बोलते हैं, स्कैवेंजर सेल्स। अब ये मैक्रोफेज सेल्स जो प्रेजेंट है, ये डिफरेंट ऑर्गन्स में डिफरेंट डिफरेंट नाम से होता है। सर क्या सर, डिफरेंट ऑर्गन में कैसे डिफरेंट नाम से होता है? देखिए, जब लीवर में प्रेजेंट होता है तो यही मैक्रोफेज सेल को हम लोग बोलते हैं कफर सेल। ठीक है, यही मैक्रोफेज सेल जब ब्रेन में चल जाता है तो इसको बताएं, बताओ क्या बोलते हैं, माइक्रोग्लियोसाइट। याद है, न्यूरोग्लिया में बताएं पिछले क्लास में, माइक्रोग्लियोसाइट बताए थे ना जी? अरे हाँ कि ना बोले यार, तो माइक्रोग्लियोसाइट बताएं, तो माइक्रोग्लियोसाइट ब्रेन में। ठीक, लंग्स में यही स्कैवेंजर सेल्स जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं डस्ट सेल। ठीक, और यही स्कैवेंजर सेल्स जब स्प्लिन में होता है, स्प्लिन क्या होता है पता है ना? हाँ, स्प्लिन जहाँ पे आरबीसीस होता है, फॉर्मेशन एरिथ्रोपोइसिस का फॉर्मेशन का भी चलता है, डब्ल्यूबीसीस का भी मैचुरेशन होता है। तो स्प्लिन में भी जब ये स्कैवेंजर सेल्स प्रेजेंट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं रेटिकुलर सेल्स। ठीक, समझ आया? अब समझो। अब सर हमको ये भी जानना है कि ये फैगोसाइटोसिस करके अंदर ले लेता है तो उसके बाद करता क्या है सेल का, वो कैसे उसको डिग्रेडेट करेगा, तो वो भी जानो। देखो ये सेल जो है, ये सेल्स जो है ना, इसका अगर हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाएं तो ये स्ट्रक्चर, जैसे ही हम बोलेंगे कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले चीज किसका आता है? आता है ना, क्या है ये? एमीबा है ना? तो तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? एमीबॉइडल, एमीबा। तो ये मैक्रोफेज सेल जो है ना, ये भी एमीबॉइडल शेप का होता है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ना बहुत सारा छोटा 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 ऐसे 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 करके ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके प्रेजेंट होता है लाइजोसोम्स।
समझ में आया? लाइजोसोम्स, ठीक है, लाइजोसोम्स। और लाइजोसोम्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सुसाइडल वैग बोलते हैं ना जी। लाइजोसोम्स में डिफरेंट टाइप का एंजाइम होगा, हाइड्रोलेस एंजाइम होगा, पेरोक्सीडेस एंजाइम होगा, जो कि मतलब एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा और जो डिग्रेडिंग मटेरियल है उसको खत्म कर देगा, है ना। लाइजोसोम्स को ये जैसे खत्म करता है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑटोफेजी, जो तुम बॉटनी में पढ़ोगे भी लाइजोसोम में, ठीक है। तो इसमें क्या है? न्यूमरस अमाउंट ऑफ राइबोसोम्स प्रेजेंट है, लाइजोसोम्स। अब लाइजोसोम्स बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, इसलिए जब तुम इसको माइक्रोस्कोप में देखोगे ना, तो तुमको लगेगा कि ये ग्रैन्युलर है। ग्रैन्युलर, एक ग्रैन्युलर समझते हो? जब किसी चीज को माइक्रोस्कोप में देखें तो उसमें अगर बहुत सारा डॉट 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 दिखा तो हम बोलते हैं उसको ग्रैन्युलर, ठीक है। तो लगता है कि ये ग्रैन्युलर है, लेकिन क्या ये ग्रैन्युलर है? क्या नहीं, ये है एग्रैन्युलर, क्योंकि वो सब जो छोटा छोटा दिख रहा है वो क्या है? लाइजोसोम्स। समझ आया? बस इतना पॉइंट आपको समझना, याद रख। अरे हाँ कि ना बोले यार? चल ठीक, इसको लिखते हैं। मैक्रोफेज सेल, सबसे पहले इसको हम लोग बोले एमीबॉयडल शेप का, साथ में लिखते रहिएगा, एमीबॉयडल शेप का, ठीक। फिर ये सब जो प्रेजेंट है इसको हम लोग बोले न्यूमरस अमाउंट ऑफ लाइजोसोम्स, ठीक है। देयरफॉर, इसी में लिख दे रहे हैं, देयरफॉर appears granular, therefore appears granular, but is agranular, but is agranular, ठीक है। के बाद हम लोग इसमें और क्या लिखें? में बात बोले कि इसको हम लोग बोलेंगे, यहाँ पे लिखते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे स्कैवेंजर सेल्स, स्कैवेंजर सेल्स, नहीं बढ़ेगा वो, जितना अमाउंट है उतना ही अमाउंट में प्रेजेंट होगा, ठीक है। मैक्रोफेज सेल्स का अमाउंट नहीं बढ़ता है, लाइजोसोम्स का एक्शन बढ़ता है। जैसे तुम व्रत करती हो ना, हाँ, बोलते हैं कि महीने में एक बार व्रत करना चाहिए, क्यों? ताकि जो शरीर का जो लाइजोसोम्स है वो एक्टिवेट हो जाए और जो डिग्रेडेड सेल्स है उसको खत्म कर दे। बोलते हैं महीने में एक बार व्रत करना चाहिए। स्कैवेंजर सेल्स ड्यू टू स्कैवेंजर सेल्स ड्यू टू फैगोसाइटिक प्रॉपर्टीज, फैगोसाइटोटिक प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके बाद बोले इसको स्कैवेंजर सेल्स बोले डिफरेंट ऑर्गन्स में डिफरेंट नाम, ठीक है, डिफरेंट ऑर्गन्स में डिफरेंट नाम। जैसे कि इसको हम लोग बोले ब्रेन में, ब्रेन में, फिर लंग्स में, फिर लिवर में, फिर स्प्लिन में। तो ब्रेन में इसको नाम दिए हम लोग माइक्रोग्लियोसाइट, माइक्रोग्लियोसाइट सेल्स। लंग्स में इसको नाम दिए डस्ट सेल्स। लीवर में नाम दिए कफर सेल। और स्प्लिन में नाम दिए रेटिकुलर सेल। और भी इसका डिफरेंट ऑर्गन्स में डिफरेंट नाम होता है, और हम लोग फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो जानेंगे, लेकिन अभी इतना से हो जाएगा रेटिकुलर सेल्स, इससे ज़्यादा जनरली आता नहीं, इसलिए हम यही देखें। क्वेश्चंस में यही चार का जिक्र है, इसलिए हम करवा। चलिए, एक और सेल्स, तीसरा सेल्स कौन सा था? कौन सा था? मास्ट सेल। मास्ट नहीं बोलने का, इसके बाद आज से इसको मस्त बोलने का। क्या बोलेगा? मस्त सेल, ठीक। बहुत मस्त काम करता है, बहुत मस्त सेल है। देखिए पहले इसमें समझिए क्या है। देखिए मास्ट सेल क्या है? मास्ट सेल का मेन चीज आपको याद रखना है कि मास्ट सेल रिलीज क्या करता है सर। तो मास्ट सेल रिलीज करता है तीन चीज, ठीक है। एक चीज को हम लोग बोलते हैं हिस्टामिन, एक को बोलते हैं हम लोग सेरोटोनिन, और एक को बोलते हैं हेपारिन, ठीक है। हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपारिन, तो ये रिलीज करता है तीन चीज। उसके बाद तीनों का क्या काम है वो समझते हैं। सबसे पहले बोले रिलीज करता है, यहाँ रिलीज लिख दिया, हिस्टामिन, फिर बोले सेरोटोनिन, फिर बोले हेपारिन। अब देखिए हिस्टामिन जो है, हिस्टामिन जो है वो है वेसोडाइलेटर, वेसल्स को करेगा डायलेट, ठीक है। सेरोटोनिन जो है वो है वेसो कंस्ट्रिक्टर, वेसल्स को करेगा कंस्ट्रिक्ट। और हेपारिन जो है वो है एंटीकोगुलेंट, ठीक है, एंटीकोगुलेंट जो कोगुलेशन को रोकता है, ठीक है। तो ये लिखते हैं पहले, उसके बाद समझते हैं। वेसोडाइलेटर, सेरोटोनिन को बोले वेसो कंस्ट्रिक्टर,
और हेपारिन को बोले कोगुलेंट। देखिए यहां पे हम रफली हल्का समझाते। देखो क्या है कि मान लो तुमको इस पॉइंट पे चोट लगा, किसी भी पॉइंट पे चोट लगा, यहां पे तुमको चोट लगा, ठीक है। तो जो टिश्यू में चोट लगा, इंजर्ड टिश्यू में जहां चोट लगा, ये पॉइंट पे ये टिश्यू था तुम्हारे शरीर का, ये पॉइंट पे हुआ इंजर्ड टिश्यू, ठीक है। इंजर्ड टिश्यू पे चोट लगा, ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद अभी लिखिए मत, ध्यान से सुनिए पहले। देखो इंजर्ड टिश्यू में चोट लगा, अब क्या है, ये टिश्यू के नीचे तो अपना कनेक्टिव टिश्यू तो फ्लो कर ही रहा है ना, तो कनेक्टिव टिश्यू यहाँ नीचे से फ्लो कर रहा है, कनेक्टिव टिश्यू यानी ब्लड वाला कंपोनेंट इधर फ्लो कर रहा है सर, फ्लो कर रहा है, ठीक है, के नीचे भी है। अब देखिए इंजर्ड टिश्यू से जहां पे जैसे ही चोट लगा वहां से ना सिग्नल जाता है, इंजर्ड टिश्यू सिग्नल देता है। इंजर्ड टिश्यू दो चीज को रिलीज करता है, एक को हम लोग बोलते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन, नाम सुना है, हाँ प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन। ये प्रोस्टाग्लैंडिन तुम्हारे शरीर के पेन रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा, ठीक है, ये तुम्हारे शरीर के पेन रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा, पेन रिसेप्टर को। इसी के कारण माय लॉर्ड जहां आपको चोट लगा वहां पे आपको दर्द हुआ, समझ आया। इंजर्ड टिश्यू प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज किया, प्रोस्टाग्लैंडिन पेन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट किया, इसी के कारण पेन रिसेप्टर के कारण वहां दर्द हुआ, ठीक है। अब समझिए, अब देखिए यहां पे अब क्या होगा कि नीचे जो कनेक्टिव टिश्यू जो फ्लो कर रहा है वो मास्ट सेल को स्टिमुलेशन भेज दिया, ठीक है, मास्ट सेल भाई आ जाओ, मास्ट सेल भाई आ जाओ, तो बोला मास्ट सेल भाई ठीक है मैं आता हूँ, मास्ट सेल आ गया, मास्ट सेल आ गया, मास्ट सेल आया, मास्ट सेल आके अपना कंपोनेंट्स रिलीज करेगा, मास्ट सेल आके सबसे पहले अपना कंपोनेंट्स कौन सा रिलीज किया, हिस्टामिन, ठीक है, मास्ट सेल आके बोला हिस्टामिन, तो हिस्टामिन क्या करेगा, वेसल्स को डायलेट कर देगा, वेसल्स को डायलेट कर देगा, तो वेसल्स यहाँ पे डायलेट हो गया, डायलेट हो गया यानी फूल गया, पेन रिसेप्टर्स, अरे इसको मिटाते पहले, देख रहे हो जहां पे चोट लगा है वहां पे स्वेलिंग हो गया, वैसोडाइलेशन हुआ, वहां पे स्वेलिंग हो गया, समझ आया, फूल लग गया। अब क्या होगा, अब क्या होगा कि जितना सारा भी तुम्हारा डब्ल्यूबीसी वाला सेल्स है, ठीक है, जितना सारा डब्ल्यूबीसी वाला सेल्स है वो पहुंचेगा वहां पे, क्योंकि मेन जो एक्शन होगा तो डब्ल्यूबीसी करेगा ना जी, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट करेगा, डब्ल्यूबीसी का जितना सारा सेल्स है वहां पे पहुंचा। और देख रहे हो ये जो जा रहा है इसको थोड़ा और सुंदर बना देते, चलो देखो जैसे जा रहा है ये डब्ल्यूबीसी, जैसे जा रहा है, देख रहे हो एमीबा टाइप लग रहा है ना, लग रहा है ना एमीबा टाइप, तो यही टाइप वो यही चीज को तो बोलते हैं कि एमीबॉइडल मूवमेंट ऑफ डब्ल्यूबीसी फ्रॉम टिश्यूज, फ्रॉम कनेक्टिव टिश्यू तो जाता है, तो एमीबॉइडल मूवमेंट जो करता है डब्ल्यूबीसी को, उसी को तो एक टर्म देते हैं डाइपेडेसिस। अरे समझा, कहाँ कनेक्ट करने का कोशिश कर रहे, समझा, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन सब। अब देखिए यहाँ पे इसी को तो बोलते हैं डाइपेडेसिस, समझा। तो हिस्टामिन का फंक्शन कैसे हुआ, समझा, हाँ ये क्या किया, हिस्टामिन यहाँ मासेल आया, मासेल क्या किया, हिस्टामिन को रिलीज किया, हिस्टामिन को, और हिस्टामिन इसको यहाँ पे स्वेलिंग करा दी, ठीक है, और तब डब्ल्यूबीसी इसके साथ चला गया। अब ये ब्लड जो फ्लो कर रहा है, ब्लड जो यहाँ पे फ्लो कर रहा है, तो खून तो फ्लो कर रहा है, अब ये फूल गया तो जाहिर सा बात है ना खून ज्यादा फ्लो करेगा, ज्यादा स्पेस बन गया तो खून तो ज्यादा फ्लो करेगा, पाइप का अगर एरिया बढ़ गया तो खून तो ज्यादा फ्लो करेगा ना, तो ज्यादा खून फ्लो करेगा तो ब्लड लॉस भी तो ज्यादा होगा, जहाँ चोट लगा है वहां ब्लड लॉस भी तो ज्यादा होगा, तो ब्लड लॉस को फिर जब ये एक्शन हो गया तो ब्लड लॉस को रोकने के लिए आया अपना सेरोटोनिन, वो क्या करेगा, वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देगा, तो जब कंस्ट्रिक्ट करेगा तो कम खून जाएगा, तो ब्लड लॉस रुक गया। अरे समझा, अरे समझा कि नहीं, तो ये क्या करेगा, ब्लड लॉस को रोकेगा, हाँ रिड्यूस ब्लड लॉस, ठीक है। अब सर हेपारिन क्या है, यहाँ पे कोगुलेशन वगैरह चलेगा, जहाँ चोट लगा है कोगुलेशन वगैरह चलेगा, तो डिफरेंट टाइप का कोगुलेटिंग फैक्टर्स होता है, ठीक है, जैसे जो हम तुमको ब्लड कोगुलेशन में पढ़ाएंगे, जैसे बोलते हैं ना हम लोग प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, अरे कुछ समझा है ये सब, सुना है ना, नहीं सुना है कोई बात नहीं, ब्लड कोगुलेशन में हम लोग पढ़ेंगे, उसमें ना कैस्केड ऑफ रिएक्शन चलता है, क्या चलता है, कैस्केड ऑफ रिएक्शन। सर कैस्केड ऑफ रिएक्शन क्या है, मतलब कि एक रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होगा, एक रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होगा वो दूसरे रिएक्शन के रिएक्टेंट की तरह काम करेगा, मतलब ए का प्रोडक्ट बी,
ठीक है, अब बी रिएक्टेंट की तरह काम करेगा और बी से बनेगा फिर सी रिएक्टेंट की तरह काम करेगा फिर बनेगा सी से बनेगा डी। तो इसको हम लोग बोलते हैं कैस्केड ऑफ रिएक्शन। अरे समझ आ रहा है? अरे हाँ कि ना बोले यार, समझ आ रहा है? तो यही कैस्केड ऑफ रिएक्शन चलता है तुम्हारा ब्लड कोगुलेशन में। ठीक है, ब्लड कोगुलेशन। अब जब ये ब्लड कोगुलेशन जब हो रहा है तो ये जो डिफरेंट टाइप का, सर तुम्हारे दिमाग में ये तो आ सकता है कि खून जब अंदर में बढ़ रहा है सर, सिर्फ जब चोट लगेगा तभी ब्लड कोगुलेशन होगा? क्यों? सेल्स तो ऑलरेडी अंदर है ब्लड के, तो उसी वक्त तो कोगुलेशन हो जाना चाहिए ना। इसलिए नहीं होता है क्योंकि तुम्हारे शरीर में एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट है, ब्लड में नेचुरल एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट है जिसको हम लोग नाम दिए हेपारिन। ये कि इसी नेचुरल एंटीकोगुलेंट जो ब्लड में प्रेजेंट है, इसी के कारण तुम्हारा ब्लड जो है कोगुलेट नहीं कर रहा है जब वो वेसल्स वगैरह में फ्लो कर रहा है। अरे समझा? अरे हाँ कि ना बोले यार, बोल ही नहीं रहा, हाँ कि ना? ठीक है, नेचुरल एंटीकोगुलेंट इन ब्लड। अब देखिए, अब समझो, अब मान लो कि खून को तुम आइसोलेट करके खून ब्लड बैंक में निकाला तो तुम बहुत सारा खून निकाल के रख लिया, तो तब तो तुम्हारे मन में आएगा ना सर, जो ब्लड बैंक में जो खून वगैरह निकाल के हम लोग रख लेते हैं तो वो कोगुलेट तो कर जाना चाहिए क्योंकि उसमें तो नेचुरल एंटीकोगुलेंट वगैरह खत्म हो जाता है जनरली। ब्लड में फ्लो करेगा तब तो नेचुरल एंटीकोगुलेंट है ना, तो उसको तो खत्म कर जाना चाहिए। जब ब्लड बैंक में होता है ना, खून रखा रहता है, तो क्या होता है सर, तब वहां पे क्या होता है, तो ब्लड बैंक में हम लोग जब भी खून को आइसोलेट कर लेते हैं तो उसमें हम लोग आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट डालते हैं। ठीक है, और आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट का बेस्ट एग्जांपल है सोडियम ऑक्जेलेट और सोडियम सिट्रेट। ठीक है, सोडियम ऑक्जेलेट और सोडियम सिट्रेट। और ये क्या करता है ना, सोडियम ऑक्जेलेट और सोडियम सिट्रेट कैल्शियम बाइंडिंग को रोक देता है, और कैल्शियम ब्लड कोगुलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक फैक्टर की तरह काम करता है। जब हम लोग ब्लड कोगुलेशन पढ़ेंगे ना तब समझेंगे कैल्शियम का रोल क्या है। ठीक है, कैल्शियम ब्लड कोगुलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अब मान लो कैल्शियम को रोक देगा तो ब्लड कोगुलेशन को रोक देगा ना, तो यही सोडियम ऑक्जेलेट और सोडियम सिट्रेट हुआ आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट का एग्जाम्पल। अरे समझ आया? ये दो नाम आपको याद रखना है। देखिए, आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट लिख देते हैं, दोनों ऐसे दिखा देना। ठीक है, मेरा जगह नहीं है। कैल्शियम बाइंडिंग इनहिबिट्स कैल्शियम बाइंडिंग, इनहिबिट्स कैल्शियम। समझ आया? इस इसको हम लोग फिर से पढ़ेंगे, पता है कहाँ? ये पूरा मैकेनिज्म हम लोग फिर से पढ़ेंगे जब हम लोग इम्यूनिटी पढ़ेंगे। ठीक है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ेंगे ना, तो इम्यूनिटी पढ़ेंगे ना, तो वहां पे पढ़ेंगे इननेट इम्यूनिटी, एडेप्टिव इम्यूनिटी, तब बुखार कैसे होता है, चोट लगता है तो कैसे होता है, सब बताएंगे। टेंशन मत लो, आधा डॉक्टर बना के भेजेंगे। एलर्जी में भी पढ़ाएंगे एंटीहिस्टामिन। एलर्जी में एक्सूडेट फॉर्मेशन होता है। देखो, जब क्या होता है कि ये मास्ट सेल है ना, चलो बता ही देते। देखो, ये जो मास्ट सेल है ना, ये मास्ट सेल नॉर्मल मास्ट सेल है। ठीक है, अभी नॉर्मल ये काम कर रहा है। जैसे ही एलर्जी हुआ तो एलर्जी में क्या होता है कि आपका शरीर एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए रेजिस्टेंस दिखाता है। जो पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए रेजिस्टेंस दिखाता है उसको हम लोग नाम देते हैं एलर्जन। ठीक है, एलर्जन। अब समझिए, एलर्जन के लिए रेजिस्टेंस दिखाया तो मास्ट सेल जो है, मास्ट सेल नॉर्मल सेल है। जैसे ही एलर्जन का एंट्री हुआ, मान लो तुम सांस लिए, पॉलन ग्रेन से तुमको एलर्जी है, तो सांस में लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम या फूड का सिस्टम कहीं पे भी यहाँ पे आके वहाँ पे एलर्जन का एंट्री हुआ। जैसे ही एलर्जन का वहाँ पे पहुंचेगा, तुम्हारे जो ये ट्रैक्ट है उसमें सीलिया है, हाँ, सीलिया स्टिमुलेट कर लेगा, अरे भाई ये फलना एलर्जन आ गया है, तो एलर्जन आ गया, एलर्जन का स्टिमुलेशन। अब ये मास्ट सेल जो होगा ना, ये नॉर्मल समझ लो कि बॉम्ब की तरह है। ये क्या करेगा, अभी नॉर्मल सेल है, ये अपने आप को बॉम्ब में कन्वर्ट कर लेगा। ठीक है, जब बॉम्ब में कन्वर्ट कर लिया, और तब क्या होगा, जैसे ही बॉम्ब में कन्वर्ट होगा तब सबसे पहले हिस्टामिन्स का रिलीजन शुरू होगा। ठीक है, हिस्टामिन्स का रिलीज शुरू होगा। तो हिस्टामिन्स का रिलीज शुरू होगा तो वेसल्स में क्या होगा, वेसल्स में डायलेशन होगा। वेसल्स डायलेशन होगा तो मान लो कि जैसे कि ये मास, जहाँ तुम्हारा ये खाना जो आया तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो बना है, यहाँ पे प्लूरा है, बहुत सारा प्लूरा है। ठीक है, प्लूरा है, और यहाँ पे तुम्हारा ब्लड वेसल्स फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब देखिए, ये जैसे ही वहाँ पे हुआ, सबसे पहले हिस्टामिन आ गया। हिस्टामिन आके ये वेसल्स को क्या कर देगा, वेसल्स को फुला देगा दोनों साइड से। उस पॉइंट पे फुल गया, तो जिस पॉइंट पे वेसल्स फुल गया, तो अब देखो ये सरफेस एरिया, जो डिफ्यूजन का सरफेस एरिया है वो कम गया ना, इसी के कारण तुमको आया खांसी, सांस लेने में तकलीफ, डिफ्यूजन लेने के लिए तब आपको लेना पड़ता है एंटीहिस्टामिन, ताकि ये वेसल्स को लूज करके नॉर्मल अपना काम चल सके। समझा? हम बढ़ाएंगे एलर्जी में और अच्छे से ड्राइंग बना के समझाएंगे। अभी आपको क्लियर हो गया ना कॉन्सेप्ट? क्या इनविट, क्या बोल रहे हो?
ये सोडियम ऑक्जेलेट सोडियम सिट्रेट ना कैल्शियम को बाइंड कर लेता है, मतलब कैल्शियम से ये होता है, देखो सोडियम ऑक्जेलेट में कैल्शियम जो है, कैल्शियम ज़्यादा जल्दी रिप्लेस कर लेगा सोडियम को, ठीक है, कैल्शियम ऑक्जेलेट ज़्यादा जल्दी बना देगा, कैल्शियम सिट्रेट ज़्यादा जल्दी बना देगा, तो सोडियम ऑक्जेलेट इसलिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जल्दी होता है इसमें, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट होगा ना सोडियम, अच्छा हाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक। अरे हो गया, आगे बढ़े जी, हाँ चलो, और कुछ डाउट डाउट है तो पूछो, आन दो, नहीं है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। और कौन सा सेल था जी, प्लाज्मा सेल, चलिए इसमें भी फिर से इम्यूनिटी को कनेक्ट करते हैं, प्लाज्मा सेल, प्लाज्मा सेल, देखो प्लाज्मा सेल को हम लोग बोलते हैं, पहले सुनिए उसके बाद लिखेंगे, देखो प्लाज्मा सेल को हम लोग बोलते हैं कार्टविल सेल्स, कार्टविल, कार्ट को हिंदी में जैसे बैलगाड़ी होता है ना, बैलगाड़ी का चक्का देखा है, चक्का, हाँ कैसा होता है, ऐसे ऐसे करके शेप होता है ना, तो ये इसमें जो प्लाज्मा सेल है ना, इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है क्रोमाटिन, वो ना वैसे ही चक्के की तरह अरेंज हो जाता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कार्टविल सेल, क्रोमाटिन का अरेंजमेंट उन चक्कों की तरह हो जाता है, ठीक है, इसलिए इसको बोले कार्टविल सेल्स। अब ये प्लाज्मा सेल आपके शरीर में जब रहा ना, ये नॉर्मल सेल्स है, यही आगे चल के इम्यूनिटी में ये बना देता है तुम्हारे शरीर में सेल्स, जिसको हम लोग बोलते हैं बी सेल्स और बी सेल्स और टी सेल्स, नहीं, प्लाज्मा सेल बना देगा, जो प्लाज्मा सेल्स है यही कन्वर्ट हो जाएगा बी सेल्स में, जो एंटीबॉडीज बनाने में मदद करे, टी सेल्स, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट हुआ, वो तो बोन मैरो से बना, वो थाइमस से बना, दोनों अलग है, ठीक है, तो अच्छे से समझाते हैं, देखो पहले इसमें अगर इस सेल का स्ट्रक्चर बनाए तो नॉर्मल सेल होगा, इसका मेन जो फंक्शन है, ये यहाँ पे अगर न्यूक्लियस बना है इसका, न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस में इसका जो क्रोमाटिन होगा ऐसे चक्के की तरह अरेंज होगा ऐसे, इसलिए इसको हम लोग बोले क्रोमाटिन अरेंज लाइक कार्टविल, क्रोमाटिन अरेंज्ड लाइक कार्टविल, so called कार्टविल्स। अब देखिए सुनो, देखो जब तुमको एक पॉइंट पे इन्फेक्शन हुआ, कहाँ पे भी चोट लगा, एक पर्टिकुलर एंटीजन, एंटीजन का मतलब हुआ फॉरेन ऑर्गेनिज्म जो हमारे शरीर के लिए हुआ, फॉरेन ऑर्गेनिज्म, अभी एंटीजन का हम बेसिक मतलब बता रहे हैं, फॉरेन ऑर्गेनिज्म तुम्हारे शरीर का जो नहीं है, फॉरेन ऑर्गेनिज्म तुम्हारे शरीर में अंदर घुसने लगा, ठीक है, तो जहाँ पे भी एंटीजन घुसने लगा, ठीक, वहाँ पे जहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन हुआ, वहाँ पे तुम्हारा 2 सेल्स जाएगा वो इन्फेक्शन को करने के लिए, कैसे गया वो समझा दिए, कैसे जा रहा है लिम्फोसाइट समझा दिया ना। अब यहाँ पे जो लिम्फोसाइट गया वो जनरली गया 2 टाइप का, एक को बोले हम लोग टी लिम्फोसाइट, एक को बोले हम लोग बी लिम्फोसाइट, ठीक है, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट, जैसे कि हम फिर से बता रहे हैं, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन हुआ, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन, और डायपेडेसिस करके यहाँ पे 2 टाइप का सेल चला गया, एक को बोले हम लोग टी लिम्फोसाइट, एक लिम्फोसाइट जो यहाँ पे पहुंचा उसको बोले हम लोग बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट को टी लिम्फोसाइट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बना रहता है थाइमस में, इसका मैचुरेशन जो है वो थाइमस में होता है। और बी लिम्फोसाइट को बी लिम्फोसाइट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका मैचुरेशन जो इसका एक्टिवेशन और फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में, समझा, बी लिम्फोसाइट इसलिए बी फॉर बोन मैरो, तो बोन मैरो में इसका फॉर्मेशन एक्टिवेशन मैचुरेशन होता है, इसलिए बी लिम्फोसाइट। और टी लिम्फोसाइट हो गया तुम्हारा थाइमस में, थाइमस एक ऑर्गन है हार्ट के पास प्रेजेंट होता है, वहां पे फॉर्मेशन मैचुरेशन एक्टिवेशन, ठीक। उसके बाद आप समझिए, देखिए ये जो टी लिम्फोसाइट है ना, ये सेल है, ठीक है, ये सेल है, सेल का स्ट्रक्चर है, इसका डिफरेंट टाइप होता है, जैसे टी हेल्पर सेल, टी किलर सेल, टी साइटोटॉक्सिक सेल और टी मेमोरी सेल। तो हम लोग अगर ऐसे देखें तो इसको हम लोग बोले टी हेल्पर सेल, टी किलर सेल, टी साइटोटॉक्सिक सेल और टी मेमोरी सेल, 4 टाइप का टी लिम्फोसाइट होता है। और ये सेल्स का ही कोऑर्डिनेशन से तुम्हारा इम्यूनिटी बनता है, ये जो सेल्स यहाँ पे इम्यूनिटी का रिएक्शन दिखाएगा, तो इसी के कारण टी लिम्फोसाइट जो इम्यूनिटी तुम्हारे शरीर में डालता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं CMI, सेलुलर मेडिएटेड इम्यूनिटी, समझा, टी लिम्फोसाइट के कारण, इसी के कारण आया तुम्हारा CMI यानी सेलुलर मेडिएटेड इम्यूनिटी, अब देखिए यहाँ बी लिम्फोसाइट है, बी लिम्फोसाइट जो है ना, बी लिम्फोसाइट वो प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज, कैसे प्रोड्यूस करता है बताते हैं। बी लिम्फोसाइट
और चूंकि बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है, एंटीबॉडीज किसके अगेंस्ट प्रोड्यूस करेगा? वो फॉरेन पार्टिकल जो तुम्हारे शरीर के अंदर घुसा है, एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा। तो एंटीजन जो यहाँ पे घुसा है, ये पर्टिकुलर एंटीजन हुआ, एंटीजन, एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा बी लिम्फोसाइट। कैसे प्रोड्यूस करेगा बी लिम्फोसाइट? तो बी लिम्फोसाइट भी समझ लो गंगाधर राव है, ठीक है, और ये क्या करेगा? अपने आप को चेंज कर लेगा, दो अपना रूप बना लेगा। एक रूप को बोलेंगे हम लोग प्लाज्मा सेल, क्या आया ना, प्लाज्मा सेल, और एक को बोलेंगे हम लोग मेमोरी सेल, मेमोरी सेल। और इसमें फिर जब ये प्लाज्मा सेल है, वो उस पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट, वो उस पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाएगा। प्लाज्मा सेल एंटीबॉडीज बनाएगा, एंटीबॉडीज फॉर्मेशन, समझे? अरे हाँ कि ना बोले यार। अब देखो, अब देखो, अब यहाँ पे भी मेमोरी दिख रहा है, यहाँ पे भी मेमोरी दिख रहा है, हाँ, टी मेमोरी सेल, और इसमें भी मेमोरी सेल। तो पहली बार कोई एंटीजन घुसा, पहली बार जब कोई एंटीजन तुम्हारे शरीर के अंदर घुसा, तो तुमको उसको हराने में, ये प्रोसेस करने में टाइम लगेगा, ठीक है। पहली बार जब तुम्हारे अंदर कोई घुसा, मतलब एंटीजन घुसा, तो ये टी लिम्फोसाइट वहां जाएगा, उसको आइडेंटिफाई करेगा और उसके अगेंस्ट टाइम लगेगा, ठीक है। जब दोबारा से वो एंटीजन घुसने वाला होगा, अब तो हमको पता है ना कि उस एंटीजन कैसा है, ठीक है। तो बोलिए इसको हम ऐसे समझाएं कि देखो, पहली बार तुम युद्ध करने जा रहे हो, तुमको अपने शत्रु के बारे में नहीं पता है कि कितना उसका कैवलरी है, कितना उसका इन्फेंट्री है, कितना घोड़सवार है, कितना तोप है, कुछ नहीं पता है। तो तुमको षड्यंत्र बनाने में, उसको स्ट्रैटेजी बनाने में टाइम लगेगा पहली बार में, ठीक है। वो तो पहली बार में टाइम लगा, और उसको हराने में तुमको लगेगा, मान लो 15 दिन लगा। पहली बार वो जो शत्रु आया, उसको हराने में तुमको 15 दिन लगा, क्योंकि उसको तुमको स्ट्रैटेजी बनाना था, पूरा करने में 15 दिन लगा। अब वो बकलोला फिर से आ गया, फिर आया वही सेना, वही इन्फेंट्री, वही कैवलरी लेके। तो पिछले बार 15 दिन में हराए थे, इस बार 2 दिन में हरा देंगे। अरे समझे? हाँ, अब तो पता है ना तुमको क्या है, फिर से वही आया है, वही इन्फेंट्री कैवलरी है। तुम तुरंत से बोले अरे निकालो तोप मारो, तो वही वाला तोप मारो वहां पे। तो यानी कि क्या हो रहा है कि पहली बार जब तुम्हारा शत्रु आया, तो तुमको जब उसके अगेंस्ट बनाने में, ये टी लिम्फोसाइट्स को एक्शन करने में, और तुमको एंटीबॉडीज बनाने में टाइम लगा, ठीक है। और इसी के कारण जो पहला इम्यून रिस्पॉन्स होता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। अरे समझे? और प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में टाइम लगता है, ठीक है, टाइम लगता है, क्योंकि पहला इम्यून रिस्पॉन्स। और जब दूसरी बार आया, अब तो हमको पता है, हम याद करके रखें, जब प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स हुआ तो एंटीबॉडीज बनाने में टाइम लगा। अब तुम्हारा जो मेमोरी सेल है, वो याद करके रखा है कि ये एंटीजन आया था तो हम ये वाला एंटीबॉडी यूज किए थे, वो शत्रु आया था तो हम ये वाला तोप चलाए थे, तो वो याद करके रखा है। टी लिम्फोसाइट भी याद करके रखा है कि ऐसा आदमी को भेजेंगे कि वो जाके उसको खत्म कर देगा, ठीक है। तो दूसरी बार जब आएगा, यानी दूसरी बार जब फिर से होगा, फिर से एंटीजन घुसने का कोशिश करेगा, तो अब क्या लगेगा तुमको? तुरंत टाइम लगेगा? नहीं लगेगा, तुरंत, एकदम समझ लो शॉर्ट लिव्ड होता है, और एकदम हाईली एलिसिटेटेड इंटेंसिफाइड इम्यून रिस्पॉन्स होता है दूसरी बार में, जिसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में एनसीईआरटी में ये लाइन है ना, हाईली एलिसिटेटेड इंटेंसिफाइड। पहली बार आया तो हमको थोड़ा समझने में टाइम लगा, ये करने में। दूसरी बार जब आया, बोला अरे फिर से आया, मारो साल को, तो सब लोग एक के साथ हमला, अरे फिर से आया, यानी हाईली एलिसिटेटेड इंटेंसिफाइड इम्यून रिस्पॉन्स। अरे समझे जी? हाँ, तो ये पूरा मैकेनिज्म चलता है, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स भी हम तुमको हल्का सा झलक दे दी, जब पढ़ाएंगे वहाँ इम्यूनिटी फिर से बताएंगे। यहाँ पे प्लाज्मा सेल समझ आया, एंटीबॉडीज फॉर्मेशन कैसे कर रहा है, और ये एंटीबॉडीज जब फॉर्मेशन कर रहा है, इसको याद करके कौन रख रहा है? यहाँ का मेमोरी सेल। और वैसे ही यहाँ पे जो सेल जा रहा है वो है टी हेल्पर सेल, और यहाँ पे फिर ये जो टी मेमोरी सेल है उसको रिटेन करके रख रहा है। समझे? चलिए करिए अभी। क्या सर? क्या? हाँ, सेकंड हम लोग वैक्सीन ले लेते ना बचपन में ही, तो वैक्सीन का मैकेनिज्म जो चलता है, वो पर्टिकुलर एंटीजन आया, वो एंटीजन को हम लोग वीक करके, एटीन्यूएट करके पहले ही शरीर में डाल देते हैं बच्चे के शरीर में, चिकन पॉक्स वाला। तो तुम्हारा शरीर याद करके रखता है कि चिकन पॉक्स का एंटीजन ये वाला होगा तो ये होगा। इसी के कारण जब पहली बार वो आता है तो टाइम लगता है हम लोग को कि पहला इन्फेक्शन हो। दूसरी बार जब आता है तो जल्दी नहीं होता है। पहली बार एक बार हो जाता है, जनरली 99% लोग में दूसरी बार चिकन पॉक्स नहीं होते, लेकिन कभी कभी होता है कि एंटीबॉडीज फॉर्मेशन, किसी का इम्यूनिटी कमजोर है, तो एंटीबॉडीज फॉर्मेशन उस प्रकार से नहीं हुआ है पहली बार में, तो दूसरी बार भी होता है। मैक्सिमम 3 बार तक, 3 से 4 बार हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो।
देख ये सेल्स है ना, टी हेल्पर, टी किलर, टी साइटोटॉक्सिक, तो ये जो टी सेल्स है ना वो दिखाता है सेलुलर मेडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है। और बी सेल्स जो है ये बना रहा है एंटीबॉडीज, इसी के कारण इसको बोलते हैं हम लोग ह्यूमोरल इम्यूनिटी। एंटीबॉडीज के लिए ह्यूमोर का टर्म यूज करते हैं, ह्यूमोर, तो इसलिए बोलते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी। देखिए यहाँ पे हमको तुमको लिम्फोसाइट्स के बारे में भी बता दिए हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, और इसका डिटेल हम लोग पढ़ेंगे सेल्स में, ब्लड में, लेकिन हल्का सा यहाँ पे जिक्र कर दिए। हो गया, ठीक है। अब देखिए, देखिए यहाँ पे हम लोग फाइब्रोब्लास्ट पढ़ लिए, मैक्रोफेज पढ़ लिए, मास्ट सेल पढ़ लिए, प्लाज्मा सेल पढ़ लिए, और लिम्फोसाइट भी बता दिए, लिम्फोसाइट भी बता दिए ना, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट क्या किया, सीएमआई, सेलुलर मेडिएटेड इम्यूनिटी। बी लिम्फोसाइट क्या किया, एएमआई, एंटीबॉडी मेडिएटेड, या उसको बोलते हैं हम लोग ह्यूमरल इम्यूनिटी। अब एडिपोसाइट सेल्स जो होता है ये हम लोग पढ़ेंगे एडिपोस टिश्यू में, यानी कि हम लोग एक टिश्यू के एकदम अंदर तक तो घुस गए हैं, कंपोनेंट्स तो जान लिए, अब फटाक से हम लोग को क्या करना है, ये फाइबर्स के बारे में खत्म करना। तो इसका जो फटाफट पॉइंट है ये लिखते हैं, कोलाजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर और रेटिकुलर फाइबर। सर ये क्या है, अरे थक गया जी, हाँ यस सर बोल रहा है भूख लग गया, ठीक है। अच्छा बस कोलाजन लिख लो, इलास्टिक रेटिकुलर कल, ठीक। चलो, कोलाजन फाइबर को हम लोग बोलते हैं व्हाइट फाइबर, ठीक है। देखो हम बोल देते, चलो लिखाएंगे भी, चलो छोड़ दो, कल लिखना, कोई बात नहीं, टाइम हो गया है, रहने दो, कल लिखेंगे। सुन लो, देखो कोलाजन फाइबर को हम लोग बोलते हैं व्हाइट फाइबर, ठीक है। कोलाजन फाइबर जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं, क्योंकि इसका जनरली अपीयरेंस जो होता है ना वो अगर माइक्रोस्कोप में विजुअलाइज करेंगे तो व्हाइट टाइप का होता है, व्हाइट कलर में होता है, तो इसलिए इसको हमको बोलते हैं व्हाइट फाइबर। अब ये जो कोलाजन फाइबर जो होता है ये बना रहता है कोलाजन प्रोटीन से, कोलाजन फाइबर जो है कोलाजन प्रोटीन से बना होता है। और एनिमल किंगडम में, जो एनिमल किंगडम है उसमें जो सबसे ज्यादा अमाउंट में कोई प्रोटीन है ना तो वो कोलाजन प्रोटीन ही है, समझे। पूरा एनिमल किंगडम में जो सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रोटीन है वो कोलाजन प्रोटीन ही है, ठीक है। तो कोलाजन फाइबर। अब बताओ तो प्लांट किंगडम में कौन सा सबसे ज्यादा प्रोटीन है, रूबिस्को। प्लांट किंगडम में जो सबसे ज्यादा अमाउंट में जो प्रोटीन है वो होता है रूबिस्को, और एनिमल किंगडम में सबसे ज्यादा क्या है, कोलाजन, ठीक। एनिमल ज्यादा कि प्लांट ज्यादा, स्पीसीज में प्लांट ज्यादा, तो ओवरऑल सबसे ज्यादा प्रोटीन किस में ज्यादा होगा, रूबिस्को में सबसे ज्यादा, रूबिस्को अगर सबसे ज्यादा। लेकिन अगर क्वेश्चन आया कि सबसे ज्यादा एनिमल में कौन सा प्रोटीन है तो कोलाजन प्रोटीन। अब कोलाजन प्रोटीन से बनता है कोलाजन फाइबर जो कि होता है व्हाइट कलर, व्हाइट कलर इसके बोलते हैं, इसी के कारण इसको व्हाइट फाइबर्स बोलते हैं। अब ये जो कोलाजन फाइबर्स होता है ये जनरली थोड़ा ना हार्ड होता है, हार्ड टेक्सचर का होता है, ठीक है। इसी के कारण इसमें इलास्टिसिटी का प्रॉपर्टी उतना ज्यादा नहीं होता है, बहुत कम होता है, रिलेटिवली लेस होता है, ठीक है, इसलिए बोले इसको इलास्टिसिटी इसमें कम है। उसके बाद दूसरा वाला हम लोग क्या पढ़े, इलास्टिक फाइबर्स, ठीक है। इलास्टिक फाइबर्स, इलास्टिक फाइबर्स को हम लोग बोलते हैं येलो फाइबर, ये इलास्टिक फाइबर्स को बोलते हैं हम लोग येलो फाइबर। अब नाम से पता चल रहा है इलास्टिक, इलास्टिक को हम लोग बोले येलो फाइबर, अब नाम से पता चल रहा है कि इसमें इलास्टिसिटी वाला प्रॉपर्टी क्या होगा, थोड़ा ज्यादा होगा। कोलाजन थोड़ा हार्ड था ना, इलास्टिक फाइबर थोड़ा लूज होगा, यानी इलास्टिसिटी वाला प्रॉपर्टी ज्यादा होगा। और नाम से ही तुमको याद करो इलास्टिक फाइबर कौन से प्रोटीन से बना होगा, इलास्टीन प्रोटीन से बना होता है। कोलाजन फाइबर कोलाजन प्रोटीन से, इलास्टिक फाइबर इलास्टीन प्रोटीन से, इसमें इलास्टिसिटी का अमाउंट ज्यादा, और ये इसको हम लोग बोलते हैं येलो फाइबर। और तीसरा फाइबर है रेटिकुलर फाइबर, ठीक है, रेटिकुलर फाइबर, इसको हम लोग बोलते हैं एजीरोफिल फाइबर, AZYROPHIL, एजीरोफिल फाइबर। सर एजीरोफिल फाइबर क्यों बोले, रेटिकुलर फाइबर जो होता है ना तुम्हारे लिम्फ नोड्स वगैरह में प्रेजेंट होता है, स्प्लिन में प्रेजेंट होता है। स्प्लिन और लिम्फ नोड्स वाला जब याद करो वहां पे ड्राइंग हल्का सा पढ़े होगे इम्यूनिटी में, यहाँ पे एक नस टाइप का ड्राइंग था, यहाँ पे गुच्छा गुच्छा बना हुआ था, 12th क्लास का इम्यूनिटी वाला चैप्टर। तो वहां पे जो लिम्फ नोड है ना, जो गुच्छा बना है, वो गुच्छा किससे बना है, ड्यू टू रेटिकुलर फाइबर। जैसे लड़की लोग बाल में ऐसे करके गूंथ लेती है, ऐसे जटा बना लेती है ना, हाँ वैसे ही समझ लो लिम्फ नोड वही है, रेटिकुलर फाइबर का जटा बना हुआ है, छोटा 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 जगह पे। अरे समझ आया, तो रेटिकुलर को आज कोशिश करना ना रनिंग हैंड नोट्स लेने का, जैसे जैसे हम लिखते जा रहे हैं वैसे वैसे लिखते जाना, ठीक है। आज ज्यादा कवर करना है ना, इसलिए कोलाजन फाइबर। दूसरा कौन सा था, इलास्टिक फाइबर, इलास्टिक फाइबर। तीसरा कौन सा था, रेटिकुलर फाइबर, रेटिकुलर फाइबर। देखो, देखो कोलाजन में, कोलाजन को हम किस कलर से लिखे हैं, व्हाइट कलर से लिखे हैं ना, इसलिए लिखे हैं क्योंकि कोलाजन फाइबर जो है वो इसका जो अपीयरेंस माइक्रोस्कोप में होता है वो व्हाइटिश कलर का होता है, इसी के कारण इसको हम लोग बोलते हैं व्हाइट फाइबर।
कोलाजन जो है, कोलाजन फाइबर, ये बना रहता है एक प्रोटीन से जिसको हम लोग नाम देते हैं कोलाजन प्रोटीन। क्या के प्रोटीन से? कोलाजन प्रोटीन। अब ये जो कोलाजन प्रोटीन है, ये जो कोलाजन प्रोटीन है, ये पूरे एनिमल किंगडम में सबसे ज्यादा मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन है कोलाजन प्रोटीन। एनिमल किंगडम में सबसे ज्यादा जो प्रोटीन प्रेजेंट है वो है कोलाजन प्रोटीन। अब हम दूसरा सवाल कि कौन सा प्रोटीन है जो प्लांट किंगडम में सबसे ज्यादा प्रेजेंट है? रूबिस्को। और अगर ऐसा पूछा जाए एनिमल ज्यादा कि प्लांट ज्यादा, तो अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ प्रोटीन दुनिया में किस में प्रेजेंट है, तो आप क्या बोलोगे? रूबिस्को। यहाँ ये 3 क्वेश्चन में घुमाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्लांट में कौन सा हुआ? रूबिस्को। सबसे ज्यादा एनिमल में कौन सा हुआ? कोलाजन। अब प्लांट ज्यादा है, 1.2 मिलियन होता है, 0.5 to 0.7 मिलियन एनिमल स्पीसीज है। चूंकि प्लांट का स्पीसीज ज्यादा है, इसी के कारण अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि दुनिया में सबसे ज्यादा मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन कौन सा है, तो वो रूबिस्को है। ठीक है, ये पॉइंट को कहीं आप ऊपर कहीं है तो लिख लीजिएगा। अब देखिए, कोलाजन फाइबर जो होता है ना, ये थोड़ा हार्ड होता है, ये थोड़ा हार्ड होता है, और इसमें इलास्टिसिटी एब्सेंट होता है। थोड़ा हार्ड होगा और इलास्टिसिटी एब्सेंट होगा। ठीक है, हार्ड नहीं लिखते, लिखते हैं डायरेक्ट इलास्टिसिटी एब्सेंट। ठीक है, कोलाजन प्रोटीन तुम्हारे स्किन वगैरह में भी प्रेजेंट होता है, जो एजिंग में मदद करता है। ठीक है, ये पॉइंट एजिंग में जब होता है, ये कोलाजन प्रोटीन का ही डिग्रेडेशन होने लगता है, इसलिए स्किन में झुर्रियां पड़ने लगती है। ठीक है, कोलाजन प्रोटीन का। ठीक है, तो यही होता है। अब आ गए इलास्टिक फाइबर वाले में, तो इसको हम किस कलर से लिखे हैं? येलो कलर से लिखा है ना। तो इलास्टिक फाइबर जो होता है ये येलो फाइबर होता है। माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये येलो इस कलर में दिखेगा, येलो फाइबर होता है। अब नाम से पता चला इलास्टिक, तो इसमें इलास्टिसिटी ज्यादा होगा ना जी। हाँ, इलास्टिक नाम से ही पता चला, तो इलास्टिसिटी ज्यादा होगा। अब बताओ, कोलाजन बना है कोलाजन प्रोटीन से, तो इलास्टिक किससे बना होगा? इलास्टिक नहीं, इलास्टीन प्रोटीन से। इलास्टीन प्रोटीन से इलास्टिक बना है, इलास्टीन प्रोटीन से। ठीक है, इसमें इलास्टिसिटी ज्यादा होता है, मोस्ट एबंडेंट, मतलब सबसे ज्यादा मोस्ट इलास्टिक, मोस्ट इलास्टिक फाइबर। उसके बाद एक और है रेटिकुलर फाइबर। रेटिकुलर फाइबर सर ये हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? ये हम लोग पढ़ेंगे लिम्फ और स्प्लिन नोट्स में। स्प्लिन नोट्स याद है? लिम्फ नोट्स याद है? स्प्लिन याद है यार? ये वो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज हल्का फुल्का याद आ रहा है? वहाँ पे एक नस नस करके ऐसे करके निकला हुआ है ड्राइंग, जहाँ पे छोटा छोटा जगह पे लिम्फ नोट्स वगैरह दिखाया गया है। हाँ, लिम्फ नोट्स वगैरह दिखाया गया। हाँ देखो, छोटी खड़ी हो, तो छोटी खड़ी हो जा, खड़ी हो जा। हाँ बस, पीछे घूम जा, बस बस ऐसे ठीक। देखो इसका बाल देखो, गुच्छा बना है ना। हाँ, इसको क्या बोलते हैं? जुड़ा 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 बोलते हैं ना। हाँ, तो बस बैठ जा, देख लिया ना। तो जहां जहां स्प्लिन नोड्स है, जहां जहां स्प्लिन है या लिम्फ नोड्स है, वहां पे ये रेटिकुलर फाइबर ही ऐसे करके जूड़ा लाइक स्ट्रक्चर बनता है, तब जाके वहां नोड्स बनता है। नोड्स जो है ना, लिम्फ नोड्स हो गया या स्प्लिन हो गया, ये सब पॉइंट पे तुम्हारा WBC यानी लिम्फोसाइट्स का एक्चुअल इंटरैक्शन होता है इन्फेक्शन से। देखो, फॉर्मेशन, एक्टिवेशन, मैचुरेशन, ये हो जाता है बोन मैरो और थाइमस में। इसी के कारण उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। ठीक है, लिम्फ नोड्स, स्प्लिन, फिर आ गया MALT करके एक टर्म आता है, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, जिसको इंटेस्टाइन में जाके पेयर्स पैचेस बोल देते हैं। ये सब क्या हो गया? ये सब हो गया ये प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, ये सब है सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। तो लिम्फॉइड ऑर्गन में जहां जहां लिम्फ नोड्स है ना, वहां पे आपका इन्फेक्शन से एक्चुअली WBC से इंटरैक्शन होता है। तो सर ये शरीर में कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा? सोच लो, जहां जहां पे तुम्हारा भी इन्फेक्शन होने का चांस ज्यादा है, जहां जहां भी चांस ज्यादा है वहां पे होगा। जैसे कि सर देखो, ये गिला रहता है ना इस पास में, यहाँ पे तो ये होता है। ठीक है, ये वाला रीजन पे, ये गला यहाँ पे पसीना आता है ना बहुत ज्यादा, यहाँ पे तुम्हारे लिम्फ नोड्स एक्यूमुलेशन होता है। ठीक है, ये पैर का यहाँ पे आता है ना, यहाँ पे लिम्फ नोड्स होता है। प्यूबिक एरिया का ये वाला रीजन में आता है ना, यहाँ पे लिम्फ नोड्स। ठीक है, जहाँ जहाँ पे इन्फेक्शन होने का चांस है वहाँ पे लिम्फ नोड्स होगा। अब ये लिम्फ नोड्स किससे बना है? जोड़ा लाइक स्ट्रक्चर है, किससे बना है? रेटिकुलर फाइबर से। समझ आया? तो रेटिकुलर फाइबर प्रेजेंट इन क्लस्टर इन लिम्फ नोड्स। थोड़ा मोड़ा अमाउंट में स्प्लिन में भी होता है, अमाउंट। बेसिकली ये सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। लिम्फॉइड ऑर्गन, इसमें ये लिखिए, जल्दी लिखिएगा, लिखते जा रहे हैं ना जी, लीजिएगा फटाक से जल्दी। क्यों, कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा? तो अभी इस वीडियो में हमने कनेक्टिव टिश्यू का बेसिक कंपोनेंट्स और फ्लोचार्ट क्या क्या टाइप्स आता है उसको किया है। अगले वीडियो में हम लोग लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू को पढ़ेंगे। बहुत बच्चों ने रिक्वेस्ट किया कि सर आप 12th का भी वीडियोस डालिए, आप जल्दी जल्दी करके फिर दूसरे सब्जेक्ट का भी वीडियो डालिए। तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा मेरा साथ दो। अभी हम 11th का जो वीडियोस है, 11th का जो जूलॉजी का कंटेंट है उसको डालने का कोशिश कर रहे हैं।
टिश्यू समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब टिश्यू समझ में आपको आ जाएगा तो फिर अगला जो चैप्टर है ह्यूमन फिजियोलॉजी, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी वाले यूनिट हम लोग उठाएंगे तो उसमें हर एक ऑर्गन में आपको टिश्यूज़ के बारे में आएगा कि मान लीजिए कि आपके हार्ट के पेरिकार्डियम में कौन सा ऑर्गन है, कौन सा टिश्यू है, फिर लंग्स में कौन सा टिश्यू है, लंग्स का, या फिर नेफ्रॉन आ गया आपका किडनी में तो वहाँ पे कौन सा टिश्यू है। तो टिश्यू का नॉलेज होना बहुत ह्यूमन फिजियोलॉजी के लिए ज़रूरी है, इसलिए मैंने पहले टिश्यू उठाया है, फिर हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी करेंगे और उस ह्यूमन फिजियोलॉजी में फिर आपको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, तो अब 2 वीडियो मुश्किल से और आएगा शायद कनेक्टिव टिश्यू, फिर हमारा टिश्यू वाला यूनिट खत्म हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को अगर मेरा वीडियोस अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।